तो इसमें फर्स्ट था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पहले हम लोगों ने पढ़ा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी करना, यानी अब इस पूरे चैप्टर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर डिटेल में इसको केमिस्ट्री की डिफाइन करते हैं तो ये है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी की जाती है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसे एक और वर्ड कहते हैं कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं इसे। जनरली हम लोग इसे कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। अगर हम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है या कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो ये आपका हो गया पहला कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो एक बॉन्ड से मिलके बनता है, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहले इसी को समझ लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? पता है आपको क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? इसे कहते हैं डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जिसको हम एक एरो से दिखाते हैं इस तरीके से। ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं हम लोग। इसमें होता है द बॉन्ड इन विच the bond in which shear pair of electron is contributed by one atom या फिर वन मॉलिक्यूल ओनली। एक एटम या एक ही मॉलिक्यूल जिसको क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है और शेयरिंग दोनों करते हैं। उस तरीके के बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल के लिए क्या होगा, जैसे मैंने कहा NH3 है, तो NH3 है, इसके पास लोन पेयर होना चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, और एक है यहाँ पे BCl3, ये वैकेंट वाला है, ये है वैकेंट, इसके पास खाली जगह है, और ये है जिसके पास लोन पेयर है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर होता है इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए यहाँ पे हम इसको कहते हैं लिगेंड्स। जिसके पास भी लोन पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, और जिसके पास वैकेंट स्पेस होता है इसे कहते हैं हम यहाँ पे मेटल आयन। जनरली ये मेटल होते हैं। तो मेटल भी कौन से होते हैं, डी ब्लॉक वाले। इसलिए हमने पढ़ा था कि जो डी ब्लॉक होते हैं उनके अंदर कैसा होता है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट होने चाहिए, और यहाँ पे लिगेंड्स है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये इसको डोनेट करेगा। जब डोनेट करेगा तो हम इसको एक एरो से दिखाते हैं इन जनरल वे। तो हम कहते हैं यहाँ पे NH3 है, ये डोनर हो गया, और ये हो गया एक्सेप्टर। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये आपका कौन सा बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब द बॉन्ड विच इज शेयर बाय द बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अब ये दोनों के बीच में शेयरिंग हो गई है, लेकिन इसको केवल एक ही एटम ने कंट्रीब्यूशन किया। जबकि कोवलेंट में क्या होता है, दोनों इक्वल शेयरिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं करते, केवल शेयरिंग एक करता है, और एक है एक्सेप्टर। एक्सेप्टर और डोनर दो अलग अलग होते हैं। जो डोनर होता है उसको यहाँ पे एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं लिगेंड्स, और एक्सेप्टर को यहाँ पे हम यूज करते हैं मेटल, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम भी या फिर आयन। तो ये आपका हो गया बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे लिख लो, डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसीलिए इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं यहाँ पे क्या होगा, एक डोनर होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, एक एक्सेप्टर होता है जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जो हमने डी ब्लॉक में पढ़ा था कि अवेलेबल ऑफ डी ऑर्बिटल, तो इसके पास डी ऑर्बिटल खाली होता है, तो एक डोनेट करेगा, दूसरा उसे एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा, इस तरीके का जो कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसे लिख लो पहले।
Yes, sir, done. ओके, अब देखो, अभी पूरी कहानी इसी पे है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करेगा बस। तो अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या इसके लिए हम कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कहते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स, जो हमने डी ब्लॉक में पढ़ा था, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें क्या होगा? द कंपाउंड इन विच मॉलिक्यूल, और जनरली ये मॉलिक्यूल कौन से होंगे? लिगेंड्स, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, इज अटैच्ड विद या इज कंबाइंड विद इससे सेंट्रल मेटल एटम से। और ये सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा? जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। सेंट्रल मेटल एटम होगा या आयन होगा, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? इस लिगेंड के पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर, और दूसरे के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो जनरली जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, इसके पास क्या होगा? जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसके पास होगा अवेलेबल वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है या सेंट्रल मेटल आयन है, जो इसके पास होगा वैकेंट डी ऑर्बिटल। जब इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, तब ये क्या करेगा? दूसरे ने जो इलेक्ट्रॉन दिया है उसको गेन कर लेगा। जैसे इसके पास एक खाली जगह बची हुई है, अब क्या होगा? जो दूसरा यहाँ पे लिगेंड जिसे हम कह रहे हैं, जिसमें मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो जैसे लोन पेयर, जैसे NH3 ले लिया हमने, जब ये लोन पेयर अपना यहाँ पे डोनेट करेगा, तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है, उसे कहते हैं हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जब ये सेंट्रल मेटल एटम और ये जो लिगेंड्स हैं, ये एक दूसरे से अटैच होंगे, कंबाइंड होंगे, दूसरे से जुड़े होंगे, किससे? थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से इस कंपाउंड को कह दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से कोऑर्डिनेट कंपाउंड। और ये कैसे दिखते हैं? कॉम्प्लेक्स टाइप के दिखते हैं, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। कॉम्प्लिकेटेड होते ही है, तो इसको कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है, यानी शेयर कौन करता है? लिगेंड्स कहता है। लिगेंड किसे कहेंगे? जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, या एक ऐसे मॉलिक्यूल कहते हैं जहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये अपने लोन पेयर को किसको डोनेट करेगा? सेंट्रल मेटल एटम को। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस तरीके के जो कंपाउंड बनेंगे उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सर, सेंट्रल मेटल एटम का एग्जांपल क्या हो सकता है? जो अगर डी कोई भी लोन पेयर अगर इसको डोनेट कर रहे हैं तो। डी ब्लॉक के अभी आपको क्या बताया था? डी ब्लॉक के एलिमेंट, जैसे आयरन हो सकता है, Mn हो सकता है, अभी तो हजारों आएंगे इसमें, FeCO। डी ब्लॉक के जनरली ज्यादातर एलिमेंट है जो वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अभी ओके एक सर। एग्जांपल दिखाता हूँ, पहले से लिख लो। यस सर, डन। अब है एग्जांपल में ले लेते हैं हम लोग, जैसे हमने ले लिया FeH2O, और यहाँ पे हमने लिख दिया 4 लिख दिया, चलो, और इसमें कर दिया हमने 3+ चार्ज। तो Fe होता है, जो Fe का क्या होता है? Fe होता है आपका 26। 3+ है क्योंकि न्यूट्रल होता है, इसका 0 होता है, तो यहाँ पे Fe का हो जाएगा 3+ चार्ज। तो ये कैसे बनेगा? आर्गन
उसके बाद पे 3d6 4s2, लेकिन 3+ का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। जो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे डी में, तो 1 2 3 डी में। इसके बाद ये 3d है, इसके बाद आता है यहाँ पे 4s एंड 4p, तो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये जो वाटर है, ये वाटर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो वो एक वाटर है H2O, तो ये कितना है, एक लोन पेयर डोनेट करता है, लेकिन यहाँ पे 4 हैं, तो यहाँ पे 4 डोनेट करेंगे, तो एक यहाँ पे दे देगा वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा यहाँ पे दे देगा। तो जितने वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, ये वैकेंट ऑर्बिटल किससे फिल हो जाएंगे, जो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है इसे कहेंगे हम लोग, या इस कंपाउंड को कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर मैंने 6 लिख दिया तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से फिल हो जाएगा टोटल। तो ये आपका जो इसके बीच में बॉन्डिंग हो गई। अब जो लिगेंड्स है, तो लिगेंड्स H2O है, तो लिगेंड ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया। और सेंट्रल मेटल कौन है, यहाँ पे आयरन है। तो हमने उसमें भी डी ब्लॉक में भी पढ़ा था कि जो डी ब्लॉक होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम का रोल करते हैं और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। तो इसके पास मेन चीज क्या थी, तो वहां पे हमने रीजन भी लिखाया था। इसमें क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो जब वैकेंट ऑर्बिटल की जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि जो लिगेंड्स होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो ये डोनेट करेगा, तो उसके लिए खाली जगह भी होनी चाहिए। जो खाली ऑर्बिटल होंगे वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और इस तरीके के जो कंपाउंड बनते हैं इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसे हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये टूटता नहीं है, ये डिसोसिएट नहीं होता। अब इसके हम करेक्टरिस्टिक को बताते हैं कोऑर्डिनेशन की। तो ये ब्रेक डाउन नहीं होगा किसी भी हालत में, पानी में भी आप डालते हो तो ये ऐसे ही रहेगा, ये टूटेगा नहीं। तो एग्जाम्पल है, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होगा, डी ऑर्बिटल का, डी ब्लॉक का एलिमेंट। आयरन हो गया, Mn हो गया, CO हो गया, ऐसे हजारों अभी आएंगे। और लिगेंड्स कौन होगा, जिसके पास लोन पेयर होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर की जरूरत है हमें, तो उससे कहेंगे लिगेंड्स। इसे लिख लो एग्जाम्पल को केवल। Yes, sir, done. तो अब देखो, अभी समझ में आ गया। एक के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए, और एक के पास होना चाहिए लोन पेयर। तो इन दोनों के बीच में अगर जो बॉन्डिंग बनती है उसे कहते हैं हम लोग, उसके बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसे क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे इसको, ठीक है। और ये जनरली ब्रैकेट के अंदर होगा, ये लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है। इसको समझने के लिए उन्होंने क्या किया, कंपाउंड को बताया कि जनरली जो कंपाउंड होता है यहाँ पे इन जनरल वे में, वो कंपाउंड होता है 2 टाइप्स का। इसको समझाने के लिए उन्होंने क्या बताया, इसको जनरली पहले हम इसको कॉमन वे में देखते हैं। कंपाउंड ऐसे बहुत टाइप का होता है, मिक्स कंपाउंड, लेकिन ज्यादातर हम इसको 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। एक कहते हैं डबल सॉल्ट या डबल कंपाउंड, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इसमें इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखो डबल सॉल्ट का आपको एग्जांपल आएगा, अभी मोर सॉल्ट का एग्जांपल है जो बहुत ज्यादा फेमस है। अभी आपको इसका वो भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कराया जाता है टाइट्रेशन में।
तो ये होता है आपका FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। ये डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का मतलब आपको दिख के समझ में आ गया होगा कि दो सॉल्ट से मिलके बना होता है। एक सॉल्ट क्या है इसमें FeSO4, दूसरा सॉल्ट इसमें क्या है NH4 होल ट्वाइस का SO4 है। इसका एक एक्वस सॉल्यूशन है, इन दोनों को मिला देते हैं वाटर के साथ, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कह देते हैं। तो डबल सॉल्ट क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, टू सॉल्ट, टू या मोर सॉल्ट। जब आपने दो या दो से ज्यादा सॉल्ट को आपस में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जनरली डबल लिखा है तो टू सॉल्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डबल का मतलब टू, यानी आपने दो सॉल्ट को आपस में कंबाइन कर दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, डबल सॉल्ट कहते हैं। डबल सॉल्ट जनरली क्या है आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्ट। जब आपने दो सॉल्ट को आपस में मिला दिया, ठीक है, तो इसे कहेंगे हम लोग टू सॉल्ट इन वाटर। वाटर में हमने मिक्स कर दिया, एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया, वाटर दिख रहा है हमें तो वाटर में मिक्स किया है, ठीक है। तो ये आपका डबल सॉल्ट। अब इसकी खास बात क्या है, देखो सॉलिड स्टेट में तो ये एज इट इज रहता है, सॉलिड स्टेट में तो ये एज इट इज होगा, लेकिन जैसे आपने इसे वाटर में डाला, लिक्विड में डाला, ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में, टूट जाएगा ये, डिसोसिएट इनटू आयंस, अपने आयंस में टूट जाता है। यानी यहाँ पे आपको सारे आयंस मिलेंगे। ये Fe है, Fe अलग टूट गया तो आपको Fe2+ भी मिलेगा, SO4 भी मिलेगा, और क्या है, अमोनिया है, अमोनियम भी मिलेगा। ये सारे सॉल्ट अलग अलग हो जाएंगे, सारे आयंस अलग अलग हो जाते हैं जैसे पानी में डालोगे इन वाटर। लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स अभी हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में जो ये दोनों कंबाइंड होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू होते हैं। तो यहाँ पे जो ये जो होता है, ये सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में या एक्वस स्टेट में ये एज इट इज रहते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता। यानी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा Fe और ये CN6 लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, इसको अब वाटर में डालोगे आप तो ये वाटर में टूटने का नहीं है, ये -4 कर दिया, ये वाटर में नहीं टूटता, डिसोसिएट नहीं होता, जबकि ये डिसोसिएट हो जाता है। तो जो डबल वाला है ये सारे आयंस में टूट जाएगा, लेकिन इसके कोई आयंस नहीं मिलेगी, नो आयंस, ये एज इट इज रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, डबल अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है। डबल वाला क्या करेगा, लूज इट्स आइडेंटिटी इन वाटर, अपनी आइडेंटिटी को क्या करेगा, लूज कर देगा, खत्म कर देगा। जैसे आपने पानी में डाला फिर डबल सॉल्ट का पता ही नहीं रहेगा, तो ये अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है, लूज कर देता है, अपनी प्रॉपर्टी को क्या करता है, खत्म कर देता है। इसकी जो प्रॉपर्टी है, सारी डबल सॉल्ट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। कब, जैसे आपने उसको क्या किया, वाटर में डालेंगे, लेकिन ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता, डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। क्यों नहीं करता है, क्योंकि टूटता ही नहीं है वाटर में, तो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। जबकि ये डबल क्या होता है, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है। तो ये आप देख कैसे पहचान सकते हो, जैसे आपने वाटर में डाला तो इसकी आइडेंटिटी मेंटेन रहेगी, लेकिन इसकी आइडेंटिटी मेंटेन नहीं रहती डबल सॉल्ट की, ठीक है। ये अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं करता है, जैसे इसकी प्रॉपर्टी बाहर थी वैसे इसकी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में भी होगी, सेम रहती है, लूज नहीं होती है, ठीक है, डू नॉट लूज। तो ये है डबल सॉल्ट का और कॉम्प्लेक्स। अभी हम इसके एक्सप्लेन करेंगे इसको डीपली, लेकिन एज इट इज छोटा सा इसको ऐसे लिख लो आप समझने के लिए, बस इसके डिफरेंस में आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो डबल सॉल्ट का मतलब क्या हो, डबल का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्ट इन वाटर। जैसे आपने से टू सॉल्ट मिलाया, पहले उसको वाटर में मिक्स किया, उसको हीटिंग करनी पड़ती है, इसके बाद डबल सॉल्ट बन जाता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो इसके साथ मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होगा थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जो डबल सॉल्ट होता है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जैसे हम उसे वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या करेगा, दे लूज देयर आइडेंटिटी, दे डिसोसिएट इनटू वाटर्स। जबकि कॉम्प्लेक्स आयन को जैसे हम वाटर में डालेंगे वो डिसोसिएट नहीं होता,
यानी वो आयंस में नहीं टूटेगा, तो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं कर पाता और अपनी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करता। इसे लिख लो। Yes, Sheldon. तो देखो अब इसी को हम लोग डिफरेंस में लिख देते हैं। जैसे हम लोग इसको डिफरेंस करते हैं तो इसमें डिफरेंस में आता है 3 कॉलम बना देंगे हम लोग। पहला प्रॉपर्टी का, और एक है डबल सॉल्ट, और एक है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो डबल सॉल्ट होता है, पहली चीज क्या है, एग्जिस्ट, कैसे एग्जिस्ट करेगा, किस स्टेज में एग्जिस्ट कर सकता है। तो जो डबल सॉल्ट एग्जिस्ट करता है ओनली इन सॉलिड स्टेट में, बस सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा। जैसे आप इसे वाटर में डालोगे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि टूट जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट as well as in water और एनी अदर सॉल्वेंट। किसी दूसरे सॉल्वेंट में भी डालोगे तो भी एग्जिस्ट कर लेगा, एनी अदर सॉल्वेंट। तो सबसे पहला यही है कि कौन किस स्टेज में एग्जिस्ट कर पाता है। डबल सॉल्ट केवल और केवल सॉलिड स्टेट में ही रहेगा बस। जैसे आप इसे और स्टेट में डालोगे ये क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो डिसोसिएट हो जाएगा तो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा, जबकि दूसरा ऐसा नहीं करता है। तो ये दोनों में पहला डिफरेंस है। Yes, Sheldon. सेकंड है इन एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट मींस इन एक्वस सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। एक्वस सॉल्यूशन मींस जब आपने इसको वाटर में डाला तो जैसे आप क्या करोगे, इन वाटर डबल सॉल्ट क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा तुरंत। जैसे आपने इसको वाटर में डाला, जो डबल सॉल्ट है क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस। कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस मतलब जिससे मिलके बना हुआ। जैसे अभी हमने किया था मोर सॉल्ट का, ठीक है, या